हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विंस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्यूमर टारगेटिंग। दोस्तों ये जो ट्यूमर टारगेटिंग है ये टॉपिक है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए दे दूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूमर टारगेटिंग। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी तरीके से जो है वो आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो ट्यूमर होता है वो होता क्या है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप 10 से 15 मिनट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करके इस पूरे टॉपिक को समझते जाइए मेरे साथ में, और हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं ट्यूमर की कि ये जो ट्यूमर होता है वो होता क्या है। क्या ट्यूमर और कैंसर एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं? ये सारे पॉइंट्स जो है वो हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ट्यूमर जो होता है वो क्या होता है। एक तरीके का इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन से मतलब क्या है कि जैसे फ्लूइड फिल्ड लेजन, लेजन का मतलब होता है कोई घाव जो कि फ्लूइड से भरा हुआ हो, ठीक है। अब ये जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है नियोप्लास्टिक सेल्स की, उसकी वजह से जेनरेट होता है। ट्यूमर क्या होता है, जो नियोप्लास्टिक सेल्स होती हैं, तो नियोप्लास्टिक सेल्स की जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसकी वजह से जो है क्या बनता है, ट्यूमर। अब ये जो ट्यूमर है वो साइज उसका जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो बढ़ता चला जाता है जब साइज ट्यूमर का, तो वो जो है कुछ इस तरीके से, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से जो है ट्यूमर दिखाई देने लगता है। ये जो डायग्राम है ये इंडिकेट कर रहा है ट्यूमर को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्लूइड फिल्ड लेजन एक तरीके का यहाँ पर स्वेलिंग टाइप की, इन्फ्लेमेशन टाइप का हो जाता है, और जो है इसके आसपास जो है वो आप यहाँ पर इस डायग्राम में ब्लड सेल्स देख पा रहे हो। तो होता क्या है, एक इजी वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है न्यूप्लास्टिक सेल्स की, जिसकी वजह से डेवलप होता है ट्यूमर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ट्यूमर होता है उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। तो देखिए जो ट्यूमर होता है वो अराइज हो सकता है। ट्यूमर कैसे बन सकता है, ट्यूमर बन सकता है उन सभी एजेंट से जो कि डैमेज करते हैं जीन्स को, और या फिर उन सभी एजेंट से जो कि नहीं डैमेज करते हैं जीन्स को, बट वो दूसरे तरीके से डेवलप कर देते हैं ट्यूमर को। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर वो एजेंट जो कि जीन्स को डैमेज करते हैं, तो क्या होता है इससे कि जो कंट्रोलिंग सेल प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक सेल से बहुत सारी सेल्स जो है वो बनती चली जाती हैं, एंड दैट इंक्रीजेज द ट्यूमर सेल माइग्रेशन। तो अब क्या होता है कि जो जीन जो डैमेज कुछ एजेंट कर देते हैं, कुछ केमिकल एजेंट या किसी भी तरीके के सब्सटेंसेस जो जीन को डैमेज कर देते हैं, जो जीन रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं सेल के प्रोलिफरेशन को, ठीक है, और ट्यूमर सेल के माइग्रेशन को जो कि है इंक्रीज करते हैं, तो इस तरीके से जो है वो ट्यूमर अराइज हो जाता है। दूसरा जो है वो एजेंट जो कि डैमेज तो नहीं करते जीन्स को, बट सिलेक्टिवली एनहेंस कर देते हैं ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को या उनके प्रीकर्सर्स को। तो ये दो प्रोसेस की वजह से, या ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ट्यूमर जो है वो डेवलप होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्यूमर के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो ये जो ट्यूमर का जो क्लासिफिकेशन होता है, तो ट्यूमर का क्लासिफिकेशन बेसिकली दो टाइप से होता है। एक तो बेनिंग ट्यूमर और दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए वैसे तो कई टाइप होते हैं, अलग अलग प्रकार हैं ट्यूमर्स के, लेकिन जो है दो ये मेजर फॉर्म है, बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जो बेनिंग ट्यूमर होते हैं, एक तो वो स्लो ग्रो करते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं। कैप्सुलेटेड का मतलब जैसे ये है, ठीक है।
अब इसके अंदर जो है वो डेवलप हो रही हैं, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, टिश्यू है, जहाँ पर ये जो है ये सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ उनकी जो है डेवलप हो रही है, और ये एनवेलप की तरह आउटर एक कवरिंग है, मतलब कैप्सुलेटेड है, जैसे कैप्सूल होता है इस तरीके से। तो कैप्सूल के अंदर यहाँ पर जो है वो ग्रेन्यूल्स फिल होते हैं, भरे रहते हैं, पर ये आउटर जो है यहाँ पर एक शेल से, एक लेयर से कवर्ड होते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो है ये बेनिंग टाइप के जो ट्यूमर होते हैं वो यहाँ पर कैप्सुलेटेड फॉर्म में होते हैं, धीरे 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 ये डेवलप होते हैं, ठीक है। नॉन इन्वेजिव होते हैं। नॉन इन्वेजिव का मतलब है कि ये जो है सराउंडिंग एरिया को घाव की तरह नहीं, दूसरे एरिया में, मतलब नियर बाई एरिया में, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड है तो आसपास जो है वो ट्यूमर ग्रोथ नहीं फैलाते हैं, ठीक है। तो आसपास का एरिया जो है वो यहाँ पर घाव नहीं होता है आसपास के एरिया में, तो इन्वेज नहीं करते हैं। डू नॉट मेटास्टेसाइज। मेटास्टेसाइज का मतलब है कि ये दूसरे ऑर्गन्स तक, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में ये डेवलप होते हैं वो अपने डेवलप होने के साथ साथ आसपास के दूसरे ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट नहीं करते हैं, मतलब आसपास में जो है ये फैलते नहीं हैं ट्यूमर्स। और वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब हम इन्हें नॉर्मल सेल्स की तुलना में आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इनमें एबनॉर्मल जो है वो मॉर्फोलॉजी होती है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। सपोज ये हमारी नॉर्मल सेल है और ये जो है एबनॉर्मल है, तो हम इसको दोनों की मॉर्फोलॉजी को, दोनों की बनावट को देख के आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इनमें डिफरेंस देख सकते हैं कि ये क्या है, बेनिंग टाइप का ट्यूमर है। तो दोस्तों ये पूरी बात आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अभी अच्छा लग रहा है आपको, अगर वीडियो थोड़ा भी आपको समझ आ रहा है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो जो है, जैसे आप अभी तक यहाँ देख रहे हो, बहुत ध्यान से अच्छे से समझ रहे हो, वैसे ही इस पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए दोस्तों। ऐसे ही सारी चीज़ें आसानी से मैं आपको समझाते जाऊँगा। दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं जो सेकंड टाइप है यहाँ पर, मैलिग्नेंट जो टाइप है वो कैसा होता है। हाँ, इसके साथ ही मैं आपको एग्जांपल भी बता दूं कि इस तरीके के जो बेनिंग टाइप के ट्यूमर होते हैं इनमें आपको सफिक्स ओमा लगा हुआ देखने को मिलेगा। सफिक्स का मतलब होता है जैसे नाम के बाद में जुड़ा होता है, जैसे कुछ स्पेलिंग है तो स्पेलिंग में शुरू के जो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ में लास्ट में क्या जुड़ा होगा, ओमा। ओमा जैसे कि फाइब्रोमा, एडिनोमा, एमेनियोमा, एनिंजियोमा, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग टाइप के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किस टाइप के, बेनिंग टाइप के ट्यूमर के, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मैलिग्नेंट टाइप। तो मैलिग्नेंट टाइप में क्या डिफरेंस है बेनिंग के कंपैरिजन में। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जबकि वो कैसे थे, स्लो ग्रोइंग। तो ये तेजी से डेवलप होते हैं। ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। तो नॉन कैप्सुलेटेड से मतलब है कि किसी ऑर्गन पे अगर ये जो है किसी ऑर्गन या टिश्यूज में अगर ये डेवलप हो रहे हैं मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर, तो क्या होगा कि वहां पे ओपन एरिया में, मतलब ओपन जो सेल्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, वो इस तरीके से जो न्योप्लास्टिक सेल्स हैं वो तेजी से एबनॉर्मल शेप में ग्रो करना शुरू कर देती हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये मेटास्टेसाइज करते हैं, मतलब एक आसपास के एरिया में दूसरे ऑर्गन्स में भी ये जो है फैलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक ऑर्गन को तो खराब करते ही हैं, साथ साथ दूसरे ऑर्गन को और आसपास के सभी ऑर्गन्स को धीरे धीरे ये खराब करते जाते हैं। पुअरली डिफरेंशिएटेड रहते हैं। पुअरली डिफरेंशिएटेड से मतलब कि ये जो है ये ओपन स्पेस में रहते हैं। तो ओपन स्पेस में मतलब जैसे हमारी नॉर्मल सेल्स हैं उन्हीं के साथ साथ आसपास में ये जो है अब नॉर्मल सेल्स तेजी से ग्रो करती जाती हैं। तो अब हम दोनों ही सेल्स में डिफरेंशिएट जनरली नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी वाली इन्फेक्टेड सेल है, कौन सी वाली कैंसर सेल है मैलिग्नेंट टाइप, और कौन सी वाली नॉर्मल सेल्स है। अब इनमें जो सफिक्स होता है वो कार्सिनोमा या सार्कोमा जो है ये सफिक्स इनमें चलता है। अब इन दोनों में आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि कैंसर जो है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे ट्यूमर की, अब बात करते हैं कि ये जो कैंसर होता है वो क्या होता है और किस तरीके से ये अलग है।
द वर्ड कैंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रैब। तो अब इसमें क्या होता है, जो कैंसर है, देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो कैंसर हैं वो सभी जो है कैंसर्स ट्यूमर हो सकते हैं, बट सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हो सकते हैं। ये एक जो है एक जनरल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, बाकी मैं आपको यहाँ पर टेक्निकली जो है यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए जो कैंसर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं। तो इनमें इरेगुलर शेप होता है। दूसरी चीज़ ये जो है क्रैब टाइप के, इनका जो शेप होता है वो क्रैब टाइप का, केकड़ा देखा होगा आप लोगों ने, क्रैब शेप होता है, ठीक है। और एक बार अगर ये कैंसर सेल डेवलप होना शुरू हो जाती हैं तो ये जल्दी से जो है वो जाती नहीं हैं तेजी से, क्योंकि इनका नॉर्मल सेल की तुलना में, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं नॉर्मल सेल, उनकी तुलना में ये जो कैंसर सेल हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। हमारी जो सेल्स हैं नॉर्मल बॉडी की वो क्या करती हैं, अपनी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से जो है वो ग्रो करती हैं, जबकि ये बहुत फास्ट ग्रो करती हैं, जिस वजह से कैंसर बहुत तेजी से फैलता चला जाता है। और अब इनमें क्या होता है कि जो कैंसर होता है वो इनमें नई ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल सेल्स की बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, और इन सेल में जो है वो एबिलिटी होती है सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड करने की। मतलब आसपास के जो ऑर्गन हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको बहुत जल्दी से ये जो है ख़राब करते चले जाते हैं, ठीक है। मेटास्टेसाइज करते हैं, मतलब स्प्रेड करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, बहुत ही जल्दी कैंसर जो है वो फैलता जाता है, ठीक है। जिससे लास्ट में क्या होता है, अंततः पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर उसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना हो पाए तो, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है ट्यूमर में और कैंसर में। अब बात करते हैं कि ट्यूमर जो है वो कैंसरस कैसे हो जाता है, कैसे बन जाता है एक ट्यूमर जो है वो कैंसरस। कैंसर जो है वो हार्म पहुंचाता है हमारी बॉडी को जब डैमेज सेल जो है वो डिवाइड होने लगती हैं अनकंट्रोलेबली। मतलब जो सेल्स हैं वो एक सेल से दो सेल, 2 से 50, 50 से 1000, इतनी स्पीड में जो है वो इन्फेक्टेड सेल या डैमेज्ड सेल जो है वो तेज़ी से ग्रो करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लंप्स या जो है टिश्यू का जो है मास मतलब कुछ इस तरीके से गांठ आपने सुनी होगी, जैसे ट्यूमर में क्या है, बहुत लोग कहते हैं कि ट्यूमर की गांठ बन गई है उनके, तो कुछ इस तरीके से मतलब एक हार्ड मास टाइप का फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, लंप्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अनकंट्रोलेबल जो है कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है डैमेज सेल की, तो इसकी वजह से डेवलप होता है ट्यूमर, इसे हम कहते हैं ट्यूमर। अब जो ट्यूमर जो कि ग्रो करता है और इंटरफेयर करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो है इस तरीके से ये पूरे बॉडी फंक्शन को जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। मतलब इतना डिस्टर्ब कर देता है कि सारी बॉडी फंक्शनिंग जो हमारी नॉर्मल चल रही थी वो नहीं हो पाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो उससे भी ज़्यादा डेंजरस या जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो फॉर्म होना शुरू हो जाता है जब ये दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या? या तो कैंसरस सेल जो होती हैं वो मैनेज करने लगें जो हमारी बॉडी में मूवमेंट, हमारी पूरी बॉडी में जो कैंसरस सेल का जो मूवमेंट है वो जब ब्लड के थ्रू या लिम्फ सिस्टम के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगे, हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है इन्वेजन। या तो ये सिचुएशन हो जिसकी वजह से ये ज़्यादा खतरनाक जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो फॉर्म होता है, या फिर जो दैट सेल मैनेज टू डिवाइड एंड ग्रो मेकिंग न्यू ब्लड वेसल्स टू फीड इटसेल्फ इज अ प्रोसेस कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। या फिर जो सेल जो कि मैनेज करती हैं डिवाइड करना, जो सेल डिवीज़न होता है, ग्रो करना, नई नई ब्लड वेसल्स को बनाना, ठीक है, टू फीड इटसेल्फ। मतलब ये सेल जो है हमारी ही बॉडी से जो न्यूट्रिशन है, जो सारी चीज़ें, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, सारे के सारे प्रोसेसेस सेम फॉलो करती हैं। मतलब हमारी ही बॉडी पे ये डिपेंडेंट होती हैं सेल्स,
उसी से ही हमारी बॉडी से ही जैसे हमारी नॉर्मल सेल्स को सारी चीज़ें पहुंचती हैं वैसे इनको भी पहुंचती हैं, तो ये वो यूटिलाइज करना शुरू कर देती हैं और बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है जो कि अनकंट्रोलेबल होती है। अब देखिए ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल की ग्रोथ कैसे होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो। इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से ऐसे ही समझ में आने वाला है क्लियरली। दोस्तों आप ये जो वीडियो है, मुझे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो मैंने बताया, अगर आपने ध्यान से सुना है तो मुझे आंसर ज़रूर लिखिएगा कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि ट्यूमर जो है वो कितने तरीके का होता है, या कौन से 2 तरीके के जो फॉर्म्स हैं ट्यूमर के वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग कैंसर सेल के बारे में कि उनकी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। तो जो कैंसर होता है वो जनरली क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से डेवलप होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, ठीक है। तो दोस्तों सडन चेंज से मेरा मतलब है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का सडन चेंज होता है, मतलब हमारी सेल्स में सडन चेंज जब होता है तो उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। अब ये जो है म्यूटेशन या सीरीज ऑफ म्यूटेशन, इसकी वजह से डेवलप होता है कैंसर। ईच म्यूटेशन ऑल्टर्स द बिहेवियर ऑफ द सेल। अब ये जो सडन चेंज होता है उसकी वजह से जो सेल का बिहेवियर होता है उसमें काफ़ी बदलाव आता चला जाता है। वो जीन्स जो कि रेगुलेट करते हैं सेल की ग्रोथ को और उसके डिफरेंशिएशन को, तो वो भी चेंज हो जाते हैं जेनेटिकली, ठीक है। और इस तरीके के एपिजेनेटिक चेंज जो है वो कई लेवल्स पर होते चले जाते हैं। इन सभी चेंजेस की वजह से कैंसर फॉर्म हो जाता है। चलिए मैं आपको जो है यहाँ पर कैंसर सेल की ग्रोथ को डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। देखिए जो म्यूटेशन होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है ट्यूमर सप्रेसर जीन को। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता है, ये जो जीन होता है वो ट्यूमर सप्रेस करता रहता है, ट्यूमर डेवलप नहीं होने देता है, ठीक है। तो अब ये जो म्यूटेशन है उसकी वजह से ये जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं इस तरीके के जीन। अब क्या है कि जो सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो जो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, म्यूटेशन इनएक्टिवेट कर देती है डीएनए रिपेयर जीन को भी। इससे क्या होता है, जो म्यूटेशन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, तो वो क्रिएट कर देता है ऑन्कोजीन को। और जो म्यूटेशन इनएक्टिवेट, इसके अलावा म्यूटेशन जो है वो इनएक्टिवेट कर देता है कई और तरीके के प्रोसेस को जो नॉर्मली हमारी बॉडी में होते हैं। इस तरीके से ग्रोथ होती है इस तरीके के कैंसर की। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात करें हम, अब हम कैंसर को या ट्यूमर को कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे उसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए वैसे तो बहुत कोशिश की जा रही है इसके लिए, बहुत ही एडवांस्ड जो है ड्रग डिलीवरी सिस्टम आए दिन तैयार किए जा रहे हैं। तो अगर शुरुआती कहते भी हैं कि इनिशियल स्टेज में अगर ये आइडेंटिफाई हो जाए कैंसर और उसे इफ़ेक्टिव थेरेपी मिल जाए तो फिर ये ट्रीटमेंट भी हो जाता है, काफ़ी हद तक जो है वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो अब उसी सीरीज़ में क्या है कि कई अच्छे अच्छे तरीके के टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेवलप किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ होते हैं कैंसर को ड्रग या कैंसर सेल तक जो है वो ड्रग को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो यूं कह लीजिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो क्या होता है कि कैरियर इस्तेमाल किया जाता है टारगेट करने के लिए, मतलब टारगेट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट तक ड्रग को किसी कैरियर के माध्यम से पहुंचाना, जिससे कि वो वहां पहुंचकर उस कैंसर सेल को ख़त्म कर सके, किल कर सके और हमारा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 पर्पस होते हैं हमारे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को यूज़ करने के, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो कि
कि हम ड्रग को स्पेसिफिक साइट तक पहुंचा दें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट मिले और वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए, ठीक है, ड्रग एक्यूमुलेट हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रग की एक ही जगह इकट्ठी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो इफेक्टिवली अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, कम से कम साइड इफेक्ट, क्योंकि हम जब स्पेसिफिक साइट तक ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं तो बाकी दूसरे ऑर्गन तक वो जो है ड्रग पहुंचने में या उन पे जो है बाकी दूसरे ऑर्गन्स पे जाके वो बाइंड नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी, तो हमारा जो ज़्यादा अमाउंट है ड्रग का वो एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, बाकी ऑर्गन्स पे जाके वो ड्रग नहीं एक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे साइड इफेक्ट भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को इस्तेमाल करने का, वो भी किसके लिए, ड्रग टारगेटिंग टू दी कैंसर या ट्यूमर। तो ट्यूमर टारगेटिंग में हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होते हैं उसकी ये 4 मेन रिक्वायरमेंट होती हैं। एक तो रिटेन करना, दूसरा इवेड करना, तीसरा टारगेट करना और चौथा रिलीज करना। तो जो इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं वो इन 4 मेन रिक्वायरमेंट उनकी होती हैं। ये 4 की मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, 4 की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ड्रग टारगेटिंग ट्यूमर के लिए या ट्यूमर तक ड्रग की टारगेटिंग कैसे की जाती है। एक तो तरीका है या तो पैसिवली हम इसको जो है ड्रग टारगेटिंग करें या फिर एक्टिवली, ठीक है। पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं। तो पैसिव टारगेटिंग में क्या होता है, पैसिव टारगेटिंग से क्या होता है कि आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यूज के बीच में, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है, एक तो इसका एडवांटेज होता है कि डायरेक्ट परमिएशन हो जाता है ट्यूमर टिश्यूज तक उस ड्रग का, ठीक है। तो ड्रग एडमिनिस्टर्ड जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती हैं पैसिवली। अब पैसिव का क्या मतलब, पैसिव टारगेटिंग, पैसिव का मतलब होता है कि मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यही तो होता है पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव टारगेटिंग, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है पैसिवली इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्रग के फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, तो वो हाईली एक्टिव हो जाती हैं। कैसे, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि प्रोड्रग होता क्या है। दोस्तों ये जो प्रोड्रग होता है, प्रोड्रग का मतलब हम एक प्रोड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होती है, मतलब जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तो वो कैसी होती है, ये मान लीजिए प्रोड्रग है ए, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये जब हम टारगेट इसको करते हैं, मतलब स्पेसिफिक साइट तक जब हम इसको ड्रग को डिलीवर करेंगे कि इस ऑर्गन तक वो जो है ड्रग डिलीवर हो जाए, तो अब ये यहाँ पहुंचकर जब क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटाबोलाइज होके एक्टिव फॉर्म में, और ये अपना जो है रिस्पॉन्स शो कर देती है, मतलब हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है इस तरीके के ड्रग डिलीवरी सिस्टम का नैनो पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे जो हमारा ERS सिस्टम होता है, एनहेंस्ड रिटेंशन सिस्टम। नैनो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है डायमीटर में, और जो ड्रग होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है ट्यूमर के आसपास विद लीकी वैस्कुलेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इफेक्टिव थेरेपी हमको मिल जाती है। नैनो पार्टिकल जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैरियर की तरह। कैरियर का काम क्या होता है, जैसे दोस्तों हम लोग साइकिल हम सब ने चलाई है, हम लोग चलाते हैं, तो साइकिल में पीछे बिठाने के लिए किसी एक व्यक्ति को क्या लगा होता है, कैरियर, या कुछ सामान रखने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कैरियर का काम क्या होता है दोस्तों, कैरियर का क्या काम होता है, कैरियर का काम होता है एक स्थान से
दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है कैरियर। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो नैनो पार्टिकल भी एक कैरियर का काम कर रहा है और इसी में हम ड्रग जो है वो लोड कर देते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन या साइट तक जो ट्यूमर है, जो ट्यूमर या कैंसर है, वहां तक हम इसको ड्रग को डिलीवर कर देते हैं नैनो पार्टिकल्स की मदद से। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्रग एक्यूमुलेट इकट्ठी हो जाती है ट्यूमर के आसपास और जो है वहां पर क्या है अडहेयर हो जाती, चिपक जाती है और या वहां पे यूं कह लीजिए कि जो है डैमेज कर देती है या फिर नष्ट कर देती है, किल कर देती है ट्यूमर सेल्स को या कैंसर सेल को। डायग्राम से भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे ये जो नॉर्मल टिश्यू रीजन है हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल टिश्यू रीजन है। ठीक है। यहाँ पर जो नैनो पार्टिकल हैं वो रिटेन्ड होते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ये नैनो पार्टिकल है, ये ब्लड स्ट्रीम में रिटेन रहते हैं। अब ये जो नैनो पार्टिकल है यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये क्या है, नैनो पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या बना हुआ है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये जो हमारा एरो है ये इंडिकेट कर रहा है हमारा ब्लड फ्लो। ठीक है। ये ब्लड फ्लो या ब्लड स्ट्रीम है, ये फ्लो हो रहे हैं। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम, ब्लड फ्लो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है और ये जो हमारे नैनो पार्टिकल हैं वो इस तरीके से ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो होते हैं और यहाँ जो है पहुँचते हैं। अब ये जो हमारा एरिया है, ये जो रीजन है, ये क्या है, हमारा ट्यूमर टिश्यू है। ट्यूमर टिश्यू रीजन, यहाँ पर जो नैनो पार्टिकल हैं वो देखिए इकट्ठा होते चले जाते हैं और ड्रग जो है इन नैनो पार्टिकल के माध्यम से ड्रग रिलीज होती रहती है। यहाँ पर ड्रग रिलीज होके इस पूरे एरिया में जो है वो फैल जाती है, ड्रग रिलीज हो जाती है और लीकी वैस्कुलेचर की वजह से यहाँ पर अडहेयर हो जाती है और क्या करती है, कैंसर सेल को या ट्यूमर सेल्स को आसानी से जो है वो किल करती रहती है। ठीक है। कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स को ये आसानी से किल करती रहती है। तो इस तरीके का पूरा ये प्रोसेस होता है। एक्टिव टारगेटिंग की हम बात करें तो एक्टिव टारगेटिंग में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्जुगेट जो होता है नैनो पार्टिकल के साथ में, मतलब ड्रग और नैनो पार्टिकल का जो कॉन्जुगेट होता है वो डिजायर्ड टारगेट साइट तक इसमें टारगेट किया जाता है। एक्टिव टारगेटिंग इससे क्या है, अचीव हो जाती है। अब जो एक्टिव टारगेटिंग है वो अलाउ करती है इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ द ड्रग इन कैंसर टिश्यू। सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी है, बट इसमें क्या है कि इसमें जो है कैरियर मीडिएटेड। अब ये वो वाला जो पैसिव टारगेटिंग थी उससे थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतर होता है। एक्टिव टारगेटिंग में क्या है कि यहाँ पर ज़रूरत होती है एक जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि कैरियर मीडिएटेड सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिए कैसे होता है, ये डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। एक्टिव ट्यूमर टारगेटिंग बाय नैनो पार्टिकल, ये भी यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नैनो पार्टिकल का। अब ये जो है वो है ट्यूमर सेल। ठीक है। ये है ट्यूमर सेल पे रिसेप्टर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नैनो पार्टिकल है, ये जो पूरा क्या है, नैनो पार्टिकल, तो नैनो पार्टिकल्स पे ये क्या अटैच किए जाते हैं, लाइगेंड्स। ये जो एरो जैसी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, लाइगेंड्स। तो अब यहाँ पर एक्टिव टारगेटिंग क्या होता है कि ये जो लाइगेंड्स हैं, ये लाइगेंड्स बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये ड्रग जो कि इसमें भरी रहती है, नैनो पार्टिकल में ड्रग लोड रहती है, ये रिलीज होना स्टार्ट होती है और एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है, इकट्ठा होना स्टार्ट होती है इस ट्यूमर सेल में या कैंसर सेल में। ठीक है। और इसको क्या है, किल कर देती है। इस तरीके से इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि टारगेटेड थेरेपीज जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होती हैं। टारगेटेड थेरेपीज जो कि अवेलेबल है ट्यूमर या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी, जैसे कि हार्मोन थेरेपीज, सिग्नल ट्रांसडक्शन इनहिबिटर्स, जीन एक्सप्रेशन मॉड्यूलेटर, एपोप्टोसिस इंड्यूसर, एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर, इम्यूनोथेरेपीज और टॉक्सिन डिलीवरी मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों ये बहुत अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो है वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट सिस्टम या टारगेटेड थेरेपीज जो है वो अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो
तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि जो ट्यूमर होता है वो कौन से 2 टाइप का होता है। उनके नाम लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।